पिता की अकस्मात मृत्यु के बाद मां ने अपने नाम के साथ एक नई बदनामी जोड़ ली। उन्होंने अपने पुश्तैनी गहने और जमीनों को एक एक करके बेचना शुरू कर दिया और बदले में जो लोग घर आते वे उन्हें एक अजीब सी सेवा के लिए मोटी रकम देते थे। जब मैं उन्हें रोकती तो वह बस इतना कहती, पायल यह सब तुम्हारे सपने की कीमत है। धीरे धीरे मेरे मन में उस माँ के लिए नफरत पनपने लगी और मैं हर रोज प्रार्थना करती कि भगवान उन्हें इस गुनाह के बोझ से मुक्त कर दे। माँ एक हादसे में चली गई। मैंने मन में ठान लिया था कि इस अपराधी औरत के शव को सम्मान नहीं दूंगी, इसे बिना किसी विधि विधान के कहीं दफन कर दूंगी। लेकिन तभी एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। माँ के शरीर से तेज धूप और पवित्र चंदन की सुगंध फैलने लगी और अचानक शहर के सबसे बड़े उद्योगपति और उच्च पदस्थ अधिकारी हमारे घर आए। उन्होंने माँ के शव को अपने अपने हाथों पर उठाकर सलाम किया। उस वक्त मैं सिर्फ 7 साल की थी जब पिता का निधन हुआ था। उनकी देह घर में ही थी और माँ व मैं रो रो कर बेहाल थे। पिता के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। जो रिश्तेदार कभी हमें पलकों पर बिठाते थे अब हमारी ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। जब हर तरफ से निराशा मिली तो माँ ने शहर की एक जूता फैक्ट्री में दिन रात काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी जाती और देर रात थक कर चूर लौटती। इतना कठिन मेहनत उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। अक्सर वह इतनी थकी होती थी कि घर आते ही बिस्तर पर गिर जाती, होश तक नहीं रहता था उन्हें। चाची मिलने आती तो संतावना देने के बजाय ताने मारती, बुरे वक्त के लिए कुछ बचाकर क्यों नहीं रखा, अब भोगो। माँ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन मैंने सुना चाचा चाची से कह रही थी, पहले तो यह अपने पति को खा गई, अब सारा दिन न जाने किस धंधे में लगी रहती है। चाचा बोले, हमें क्या लेना देना, जो चाहे करे, हमें दूर ही रहना चाहिए। लेकिन माँ को बस मेरी फिक्र थी कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और एक सम्मानजनक भविष्य बनाऊं। चाची के चुपते ताने हमारा जीना मुश्किल कर रहे थे। वह कहती, अगर हम न होते तो तुम सड़कों पर भीख मांगती और माँ को गैरतहीन कहकर अपमानित करती। माँ ने मुझसे बस इतना कहा था कि बेटा किसी भी बात का जवाब मत देना, हमेशा चुप रहना। जब मैं मैट्रिक में थी मैंने देखा कि माँ में अजीब बदलाव आने लगे। जो माँ सुबह से शाम तक मेहनत करके मुश्किल से मेरी पढ़ाई और खाने का खर्च उठाती थी, अब उनके पास अचानक ढेर सारा पैसा आने लगा। वह महंगे रेशमी कपड़े, नए जूते पहनती और हल्के मेकअप से जवान लड़की जैसे दिखने लगी। अब हम काम पर सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आती जाती और बाकी सारा दिन खुद को संवारने में बिताती। जब मैं पूछती तो कहती, फैक्ट्री के मालिक ने इनाम में दिया है। एक दिन मैं स्कूल से लौटी तो हमारे घर में एक अमीर और आधुनिक अंदाज की औरत बैठी थी। उसने एक अजीब सा चमकीला ब्रॉच लगा रखा था और माँ उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। माँ ने परिचय कराया, यह है इंदु बाला, यह मेरा नया काम संभालती है। मुझे अजीब लगा क्योंकि माँ ने पहले कभी किसी को इस तरह बाला कहकर नहीं बुलाया था। उस औरत ने मुझे देखकर कहा, यही है तुम्हारी बेटी, बहुत भोली है। मैंने सिर्फ नमस्ते किया और मैं कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते हुए मैंने सुना माँ उससे कह रही थी, बस काम की बात कर लेती हूँ, जैसे तय हुआ था समय पर सारे कागजात ला देना। कुछ दिनों बाद एक शाम को माँ ने हाथों में गहरी मेहंदी लगाई हुई थी। पूछने पर बोली, फैक्ट्री में किसी की शादी है, बस यूं ही लगा ली। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक था। एक दिन बाजार में फैक्ट्री की एक पुरानी सहकर्मी मिली। उसने मुझे देखा और पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? अब तो वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाती है, फैक्ट्री कम ही जाती होंगी। मैं चुप रही लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान उठने लगा। चाची ने भी एक दिन ताना मार दिया, तुम्हारी माँ अब हमारी परवाह कहाँ, गहने कपड़े सब बदल गया, भगवान जाने कौन सा नया चमत्कार हो गया है। मैं अंदर ही अंदर घबरा गई। धीरे धीरे माँ की आदतों में और बदलाव आए। महंगे इत्र, रेशमी दुपट्टे और कभी कभी आधी रात को घर लौटना। एक दिन माँ ने खुद कहा, पायल तुम अब बड़ी हो गई हो, कुछ बातें बड़ी उम्र में ही समझ आती है, बस मुझ पर भरोसा रखो। एक शाम जब मैं स्कूल से लौटी तो गली के नुक्कड़ पर चाची की तेज आवाज़ सुनाई दी। वह आग बबूला थी और माँ सामने खड़ी थी। चाची ने चीख कर कहा, परेशानी यह है कि अब मोहल्ले में तेरी बदनामी होने लगी है। तू तो फैक्ट्री में काम करती थी, तेरे पास इतना पैसा
कहाँ से आता है? नए कपड़े और जो अमीर लोग तुझसे मिलने आते हैं, यह सब क्या है? माँ ने शांत स्वर में कहा, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं तुम्हारे सहारे नहीं जी रही, अपने बल पर खड़ी हूँ। चाची ने आवाज और ऊंची कर दी, अपने बल पर? यह कौन सा बल है? मोहल्ले की औरतें बातें करती है कि तेरी माँ सफेद पोश लोगों के यहाँ जाती है और वहीं से यह सब पैसा और सामान आता है। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, बस करो, पायल के सामने मत बोलो। चाची बोली, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। सबको पता है तू कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, और अब अपनी बेटी को भी यही गंदा रास्ता दिखाएगी। माँ बिना कुछ कहे अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मेरे मन में सवालों का तूफान था, पर बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उस रात नींद नहीं आई। चाची के इल्जाम, मोहल्ले की बातें और माँ की चुप्पी, सब उलझता जा रहा था। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त पड़ोस की एक बबीता आंटी ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, पायल बेटा, तुम्हारी माँ बुरी औरत नहीं है, पर दुनिया बहुत गंदी है। उस रास्ते से बचना, वरना सब खो दोगी। कभी अपनी माँ का पीछा कर लेना, खुद जान जाओगी। मेरा दिल बेचैन रहने लगा। एक शाम चाची मुझे छत पर ले गई और फुसफुसा कर बोली, बेटा, मैं तुम्हें वह सच बताने लगी हूँ जो कोई और नहीं बताएगा। तुम्हारी माँ अब कागज के दलालों के पास जाती है, जो पुराने शहर के कोने में है। अपनी आंखों से देखा है। रंगीन रेशमी साड़ियाँ, पैरों में पायल की जगह अजीब से एम्ब्रॉयडरी वाले जूते, और यह सब लोग जिन्हें शरीफ घरों में जगह नहीं मिलती। मैंने कमजोर आवाज में कहा, आपको गलतफहमी हुई है चाची। वह हंस पड़ी। गलतफहमी? बेटा, यह मोहल्ला अंधा नहीं है। तुम्हारी माँ फैक्ट्री नहीं, अब दूसरे काम करती है। जब कोई औरत इज्जत की कमाई छोड़ देती है तो उसकी चाल ढाल, उसके कपड़े और बातें सब बदल जाते हैं। मैंने अपना सर झटक कर नीचे आई और दिल में तूफान था, पर माँ ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह माँ ने जल्दी नाश्ता बनाया और कहा, मैं काम से जा रही हूँ। दरवाजा बंद होते ही मैंने भी अपना दुपट्टा लिया और चुपके से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। माँ एक रिक्शे में बैठी और मैंने भी तुरंत दूसरा रिश्ता लेकर उनका पीछा किया। कुछ ही देर में हम शहर के पुराने हिस्से में पहुंचे। वहाँ गलियां तंग थी, पर कुछ इमारतों पर चमकते बोर्ड और रंगीन रोशनियां साफ बता रही थी कि यह कोई आम इलाका नहीं। माँ एक गली में उतरी और एक बड़े दरवाजे पर रुकी। लकड़ी के पुराने बोर्ड पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, गुमनाम संपदा और कानूनी दाव पेच के विशेषज्ञ। यह पढ़ते ही मेरी आंखें के आगे अंधेरा छा गया। यह वह जगह थी जिसे चाची ने कागज के दलालों का अड्डा बताया था। माँ ने दरवाजा पर हल्की दस्तक दी। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला और माँ अंदर चली गई। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। अंदर से हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे किसी गुप्त मीटिंग की तैयारी हो रही हो। हंसी की गूंज, फाइलें पलटने की सरसराहट और बीच बीच में पुरुषों की गंभीर फुसफुसाहट। यह सब वही था जिसे मैं हमेशा गंदा, बदनाम और शर्मनाक समझती आई थी। तभी एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उसमें से दो आदमी उतरे। एक ने सिगरेट जलाई और दूसरे ने अंदर की तरफ देखते हुए कहा, सुना है आज नया एजेंट आया है, वही जिसके बारे में इंदु बाला बात कर रही थी। बड़ी खास खबरें लेकर आती है। दूसरा बोला, कौन? वही जो पहले फैक्ट्री में काम करती थी। पहला बोला, हाँ वही। कहते हैं अब वह बहुत खास बन गई है, बड़े बड़े सरकारी राज जानती है। यह सुनकर मेरी सांसें थम गई। उनकी सारी बातें मेरे माँ के बारे में थी। मैं तुरंत वहाँ से लौट आई। मेरी माँ उन अमीर मर्दों के साथ एक ऐसी जगह थी जहाँ इज्जत की नहीं, कीमत की बात होती है। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और अंदर से लगता था जैसे वह इस अंधेरे बाजार का हिस्सा बन चुकी हो। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया और सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गई। मेरी माँ, जिसने मुझे पाला पोसा, आज एक और रूप में नजर आ रही थी। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गई। मैंने ठान लिया था कि माँ से इस सच का सामना करवाऊंगी। माँ किचन में चुपचाप नाश्ता बना रही थी। मैंने बिना उनकी तरफ देखते हुए कहा, आज मैं आपकी कमाई की कोई चीज नहीं खाऊंगी। माँ कुछ पल के लिए रुक गई, फिर धीरे से बोली, पायल कुछ तो खा लो, भूखी मत रहो। मैंने गुस्से में कहा, मुझे आपके पैसे से खरीदी हुई कोई चीज नहीं चाहिए, ना खाना, ना कपड़ा, ना ही वह स्कूल की फीस जिसने न जाने आप कहाँ से लाती हो। मैंने कुर्सी पीछे धकेली और उठ खड़ी हुई। आपने जो करना था कर लिया, अब बस इतना कर दीजिए कि मेरे पास मत आइए। माँ मेरी ओर पलटी।
आंखों में नमी थी लेकिन होठ खामोश। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ पायल। मैंने कट कर कहा, माँ वह होती है जो अपनी औलाद को इज्जत दे, शर्मिंदगी नहीं। मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए जो दूसरे के इशारों पर नाचती हो। माँ की पलके पर आंसू छिलमिला गए, पर उन्होंने चेहरा मोड़ लिया। मैंने गुस्से में कहा, अगर आपको यही सब करना था तो बचपन में ही मुझे मार देती। माँ कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। दोपहर को मैंने अपने कपड़े समेट कर एक थैले में रखे और चाची के कमरे के बाहर जाकर कहा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। चाची ने हैरानी से पूछा, क्यों? मैंने जवाब दिया, मेरे माँ से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। शाम तक माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस एक नजर डाली जैसे मैं सब कुछ जान गई हूँ, और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने माँ से हर रिश्ता तोड़ लिया था। एक रात जब मैं देर से लौटी तो माँ ने पूछा, खाना खा लिया? मैंने ताना भरी लहजों में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी गंदी कमाई से खाऊंगी? माँ की आवाजें भारी हो गई। यह सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ पायल। मैंने गुस्से में कहा, अगर यह सब मेरे लिए किया होता तो आपको बहुत पहले ही मुझे मार देना चाहिए था। एक दिन हमेशा की तरह वह सुबह जल्दी गई लेकिन रात तक वापस नहीं लौटी। चाची ने कहा, कहीं और चली गई होगी। अगला दिन भी बीता पर वह नहीं लौटी। तीसरे दिन भी कोई खबर नहीं थी। चौथे दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने दो अजनबी खड़े थे। एक के हाथ में फाइल थी और दूसरी ने गुप्तचर विभाग इंटेलिजेंस एजेंसी की वर्दी पहन रखी थी। उसने पूछा, आपका नाम पायल है? आपकी माँ का नाम अनुपमा था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, हमें अफसोस है, आपकी माँ एक भयानक विस्फोट में गुजर गई हैं। मेरी देह सुन हो गए। पुलिस वाले ने बताया, आपकी माँ हमारी खुफिया एजेंसी में एक अंडर कवर एजेंट के रूप में काम कर रही थी। उनका मिशन बेहद नाजुक था। वह एक ऐसे बड़े नेटवर्क के बीच में काम कर रही थी जो देश के सरकारी राज्यों की विदेशी ताकत को बेच रहा था। वही कागज के दलाल थे जिनके बीच उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। अफसर ने आगे कहा, आपकी माँ की पहचान हमेशा गुप्त रही। उन्होंने जो कुर्बानी दी वह कभी भुलाई नहीं जा सकती। कल रात की घटना में उन्होंने अपनी जान देकर हमारे देश की कई संवेदनशील फाइलों की दुश्मनों का हाथ लगने से बचाया। वह जिन जगहों पर जाती थी वह सरकारी दफ्तर का एक गुप्त ठिकाना था। इंदुबाला उनकी केस वर्कर थी और जो पैसा आपको मिलता था वह सरकार की तरफ से उनकी विशेष सेवा का इनाम था। चाची के मुंह से अचानक निकला, हे भगवान। अफसर ने मेरी ओर देखते हुए कहा, आपकी माँ ने आपके लिए खत छोड़ा था जो हमें आपको देना है। मैंने कांपते हाथों से वह खत लिया। उस वक्त अचानक माँ के शरीर से तेज चंदन और फूलों की सुगंध पूरे आंगन में फैल गई। मोहल्ले के वह बुजुर्ग जिन्होंने कभी माँ को सलाम तक नहीं किया था आज चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। शाम तक माँ की अंतिम विदाई की तैयारी हो गई। शमशान घाट में माँ की चिता के पास जाकर जब मैंने अग्नि के तले फूल डाले तो मेरे जहन में वो सारे लम्हे घूम रहे थे जब मैंने माँ पर शक किया, उनसे नफरत की। उनकी खामोशी अब मुझे उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी लग रही थी। माँ के अंतिम संस्कार के बाद कई दिन गुजर गए। एक दिन दोपहर में दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वही औरत खड़ी थी जिसे मैं हमेशा इंदुबाला समझती थी। आज वह सादे कपड़े में थी। उसने कहा, मैं तुम्हें सब सच बताने आई हूँ। उसने बताया, जिस माँ को तुम बदनाम समझती थी वह तुम्हारे साथ भी और खुद अपने साथ भी हमेशा सच्चाई निभाती रही। अनुपमा ने जो किया वह सब तुम्हारे देश के लिए किया। वह उन बड़े लोगों से मिलती थी जो ऊपर से अमीर लगते थे लेकिन असल में देश के गद्दार थे। तुम्हारी माँ जासूसी करती थी ताकि दुश्मनों की बातें सुन सके और सरकारी राज निकलवा सके। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे गलत समझा, नफरत की, इल्जाम लगाए, रिश्ता तोड़ा और उसके बावजूद वह मुझसे मोहब्बत करती रही। उसी समय फूल खरीद कर शमशान घाट गई। मिट्टी के पास बैठकर मैंने फूल बिखेरने शुरू किए और रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कभी सही नहीं पहचाना। आपकी कुर्बानी पर मुझे गर्व है लेकिन अपनी सोच पर शर्म। माँ के जाने के बाद मैंने अपनी छोड़ी हुई डायरी खोली। उसमें मेरी पढ़ाई और भविष्य के लिए लाखों रुपए के पासबुक मिले। यह सिर्फ पैसा नहीं था बल्कि माँ की मोहब्बत, त्याग और बलिदान था। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं इन पैसों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए करूंगी और हर कदम पर माँ को गर्व महसूस करवाऊंगी। मैंने उनकी एक तस्वीर ली और अपनी मेज पर लगा दी। अब मैं रोज स्कूल जाती हूँ और पूरे मन से
पढ़ाई करती हूँ। एक शाम मैं वापस लौट रही थी। आसमान साफ हो चुका था और उसमें तारे चमक रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरी माँ ऊपर से मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। मैंने भी आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गई। कहानी की सीख। किसी के बारे में फैसला करने से पहले उसका सच जानना जरूरी है। जो दिखता है वो हमेशा सच्चाई नहीं होता और कभी कभी खामोशी में भी बड़ी कुर्बानी छुपी होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।